जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं प्रमेन कुमार आपके अपने प्यारे परिवार मार्गदर्शन इंस्टीट्यूट में हार्दिक स्वागत करता हूं। हम लोग बैंकिंग प्रणाली पढ़ रहे हैं और आगे उसी के कंटिन्यू करते हैं। पहला पॉइंट राइट करिए, साख का निर्माण। साख का निर्माण कौन करता है? हाँ, साख का निर्माण कौन करता है? वाणिज्यिक बैंक ना, वाणिज्य बैंक जिसे हम कमर्शियल बैंक कहते हैं हिंदी में, इंग्लिश में ना, वाणिज्यिक या वाणिज्य बैंक। अरे जो लेन देन आप जो करते हैं, वाणिज्यिक बैंक। बात समझ में। और साख का नियंत्रण कौन करेगा? साख समझते हो ना, क्या होता है? साख का नियंत्रण कौन करता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। साख का मतलब होता है आपकी क्रेडिट, लोन वाली क्रेडिट आपकी कैसी, उसी को हम नॉर्मल शब्दों में साख समझते हैं। क्या समझते हैं? साख। तो साख का नियंत्रण हमारा आरबीआई करता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, और जो साख का निर्माण है कमर्शियल बैंक करते हैं ना। कल हम लोग क्या पढ़ रहे थे? रीजनल रूरल बैंक ना, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, जिसकी स्थापना 1975 में होती ना, और उत्तर प्रदेश के 2 शहरों में तथा भारत के 5 राज्यों में होती ना। ठीक, अगला पॉइंट राइट करिए। देखिए, गोवा व सिक्किम, गोवा व सिक्किम, देखिए दो ऐसे राज्य हैं भारत में जहां पर रीजनल रूरल बैंक नहीं है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक नहीं है। वो कौन कौन से हैं? गोवा व सिक्किम। देखिए, गोवा व सिक्किम में एक भी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक नहीं है, एक भी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक नहीं है। और वर्तमान में इन बैंकों का एकीकरण जारी है ना, वर्तमान में इन बैंकों का क्या है? एकीकरण जारी है। हो गया? ठीक, अगला पॉइंट राइट करते हैं। राइट हो गया इतना? ठीक। अच्छा, क्या कोई एक ऐसी बैंक बनी है जो पुरुषों के लिए हो? क्या ऐसी बैंक का निर्माण हुआ जो केवल पुरुषों के लिए हो? हुआ होगा। ठीक, चलिए फिर मानते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं भैया कि महिलाएं चोरी करते हैं, पुरुष चोरी नहीं करते ना। ठीक, अगली हेडिंग डालिए। इंडियन वुमेन बैंक ना, अर्थात, अच्छा तो महिला ही लिख लो ना, भारतीय महिला बैंक। देखिए, पुरुषों के लिए तो सिर्फ एक ही दिवस मनाया जाता है, लेबर डे ना। हाँ, अंतरराष्ट्रीय। हाँ, बाकी और कोई मनाए नहीं जाते हैं फिलहाल ना। ठीक, इंडियन वुमेन बैंक अर्थात भारतीय महिला बैंक। अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ? क्या सिर्फ यहां पर महिलाओं के अकाउंट होंगे? अर्थात पूरी तरीके से इसका नियंत्रण महिलाएं करेंगी ना, पूरी तरीके से इसका नियंत्रण कौन करेंगी? महिलाएं करेंगी। ठीक, इसकी स्थापना 19 नवंबर 2013 को होता। कब? क्यों नहीं, हमने क्या कहा? नियंत्रण का मतलब क्या होता है? हाँ, संचालन पूरी तरीके से महिलाएं करेंगी। 19 नवंबर 2013। नहीं, मेरा है, तेरा नहीं ना। मेरा तेरा मंत्र समझा दो, समझदार हो। ठीक, कब? देखिए, आपके जो इंदिरा गांधी ना, इंदिरा गांधी के जन्म दिवस के अवसर पर 19 नवंबर 2013 को स्थापना किसकी होती है? भारतीय महिला बैंक की। ठीक, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? दिल्ली में। कहां पर है? दिल्ली में है। ठीक, इसका उद्देश्य क्या था?
इसका उद्देश्य क्या था? उद्देश्य क्या था? और इस समय जो प्रधानमंत्री थे वो कौन थे? इंदिरा गांधी के जन्म दिवस के अवसर पर 19 नवंबर 2013 को इस बैंक की स्थापना होती है। हा? कौन? नथिंग। अरे तो मोदी कहाँ? मोदी तो 2014 में आते हैं। हाँ, तो इसके पहले कौन थे? मनमोहन सिंह ना। 1990 में वो भाई साहब वित्त मंत्री थे। नरसिम्हा राव की सरकार थी। नरसिम्हा राव की सरकार में वो एलपीजी लाते हैं। ओह, पहली बार सुना। मनमोहन सिंह। कौन रहते हैं? मनमोहन सिंह। देखिए, पाकिस्तान और तंजानिया के बाद भारत तीसरा ऐसा देश था जो महिलाओं के लिए बैंक खोला था स्पेशली। बात समझ में? कौन कौन से देश? पाकिस्तान और तंजानिया के बाद भारत तीसरा ऐसा देश था जो भारतीय महिला बैंक, मतलब महिलाओं के लिए बैंक की स्थापना की। तो राइट कर लीजिए। लिखिए, पाक और तंजानिया, पाकिस्तान और तंजानिया के बाद भारत तीसरा ऐसा देश है जो महिलाओं के लिए विशेष बैंक की स्थापना की ना। पाकिस्तान और तंजानिया के बाद भारत तीसरा ऐसा देश है जो महिलाओं के लिए विशेष बैंक की स्थापना की। जो महिलाओं के लिए विशेष बैंक की स्थापना की। मतलब इसके पहले दो ऐसे देश थे जहां पर महिलाओं के लिए विशेष रूप से बैंक का निर्माण किया गया था, स्थापना की गई थी। कौन कौन से देश थे? पाकिस्तान और तंजानिया। पाकिस्तान और तंजानिया के बाद 2013 में ना इंदिरा गांधी के जन्मदिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भारतीय महिला बैंक का, सॉरी, मनमोहन सिंह द्वारा ना, मनमोहन सिंह द्वारा। और जो यूपीए अध्यक्ष कौन है? यूपीए अध्यक्ष यूपीए अध्यक्ष पूछ रहे हैं? नहीं भाई साहब, यूपीए अध्यक्ष सोनिया गांधी। अरे सर, एनडीए यूपीए दुई नहीं पढ़े हो का पार्टी? नहीं पढ़ो, ठीक। 2019 के चुनाव में नहीं रहो का तुम? गए हुए? अच्छा, अभी तुमका डाउट है कि हम रहे कि नहीं रहे। ठीक, विशेष बैंक की स्थापना किया। ठीक ठीक। देखिए, होता क्या है, 2017 में इसका विलय कर दिया जाता है। और 2017 में इसका विलय किसमें कर दिया जाता है? एसबीआई में। किसमें कर दिया जाता है? तो लिखिए 2017 में ना, 31 मार्च 2017 को। कब? 2017 को इसका विलय किसमें कर दिया गया? एसबीआई में। आरबीआई में नहीं भाई, एसबीआई में। और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब होती है? 1955 में। किसकी जगह पर? इंपीरियल बैंक। और इंपीरियल बैंक किसकी जगह पर बनी थी? कब कब उनका निर्माण हुआ था? 1806, 1840, 1843। ठीक, राइट कर लीजिए। और एक पॉइंट और लिख लेना, इस बैंक की स्थापना इंदिरा गांधी के जन्म दिवस के अवसर पर हुई। इसकी स्थापना कब हुई थी? इंदिरा गांधी के जन्म दिवस के अवसर पर। इस बैंक की स्थापना इंदिरा गांधी के जन्म दिवस के अवसर पर होती है। इसकी स्थापना 19 नवंबर 2013 को होती है। इस समय प्रधानमंत्री कौन रहते हैं? मनमोहन सिंह रहते हैं। पाकिस्तान और तंजानिया के बाद भारत तीसरा ऐसा देश था जो महिलाओं के लिए विशेष रूप से बैंक की स्थापना किया। 2017 में इसका विलय किसमें हो जाता है? किसमें हो जाता है? एसबीआई में। किसमें हो जाता है? एसबीआई में। और इसकी जो स्थापना हुई थी वो इंदिरा गांधी के जन्मदिवस के अवसर पर हुई थी। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहां पर है? दिल्ली में। राइट कर लीजिए सभी लोग। अगली बैंक डालिए, एक्जिम बैंक। एक्जिम एक्जिम मिटाया जाए इसको।
पंचवर्षीय योजना खोलो सभी लोग, जिसका कार्यकाल 1980 के समथिंग हो, जिस पंचवर्षीय योजना, पंचवर्षीय योजना खोलिए। छठवीं जाएगी, खोलो एक बार देखिए क्या लिखा उसमें। देखिए सर उसमें कुछ बैंक के बारे में लिखा है, ये कह रहे हैं एक्जिम बैंक। ठीक, तो इसकी स्थापना कब हुई है? 1 जनवरी 1982। कब? 1 जनवरी 1982 भैया। फिलहाल 1982 याद करो, डेट ना याद करो, चलो सॉल्व। कब हुई? 1982। इसका नाम क्या होगा? हाँ, भारत आयात, सही लिखा, आयात निर्यात बैंक ना। हाँ, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया, भारत आयात निर्यात बैंक। इसकी स्थापना कब होती है? 1982। किस लिए इसकी स्थापना होती है? किस लिए इसकी स्थापना होती है? तो उससे क्या होगा? अच्छा ठीक, लिख लीजिए फिर, तो यही सीधा सीधा लिखा है। ठीक, लिखिए विदेशी व्यापार को, विदेशी व्यापार को बढ़ावा देने हेतु विदेशी व्यापार को बढ़ावा देने हेतु आयातकों एवं निर्यातकों एवं निर्यातकों को वित्तीय सहायता देना, अर्थात जो लोग आयात निर्यात जो भी कंट्री करेंगी उनको ये बैंक वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। कैसी सहायता प्रदान करेगी? वित्तीय मतलब हाँ रुपया पैसा ना, वित्तीय मतलब रुपया पैसा। और इससे पहले ये काम जानते हो कौन करता था? इससे पहले ये काम आईडीबीआई करती थी, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया ना। इसके पहले ये कार्य कौन सा? वित्तीय सहायता वाला, आयात निर्यात को बढ़ावा देने के लिए आईडीबीआई इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया करती थी। कौन करता था? और इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? मुंबई। इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? मुंबई। इसका मुख्यालय कहां? मुंबई। राइट हो गया। ठीक, अगली बात हम करते हैं, अगली हेडिंग डालो, एटीएम, एनी टाइम मनी। फिलहाल हमारे पास तो है नहीं हाँ, अब जो बताओगे तुम लोग सही बताओगे। अच्छा एटीएम आएगा? अच्छा अच्छा, एटीएम देखिए इसका फुल फॉर्म होता है ऑटोमेटेड टेलर मशीन ना। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? ऑटोमेटेड। अच्छा, ऑटोमेटेड टेलर मशीन, अगर ये नहीं तो फिर एनी टाइम मशीन ना। दोनों सही हैं, लेकिन अगर दोनों है तो हमको प्राथमिकता किसको देना है? ऑटोमेटेड ट्रेलर मशीन। ठीक, इसकी स्थापना कब होती है? इसके स्थापना का मतलब इसका प्रथम बार प्रयोग कब किया गया था? इसका प्रथम बार प्रयोग कब किया गया था? नहीं हमने तो नहीं किया, हम दो चीजों में कमजोर हैं। हाँ बताओ भैया, कब इसका प्रयोग हुआ था? इसका प्रयोग विश्व में 1967 में हुआ।
प्रथम बार प्रयोग। भाई साहब एक आईपीसी के सेक्शन रहा 376, तो हम 6 आवर, तो हम 67 बोल रहे हैं, ना कि 76 बोल रहे हैं। वो आईपीसी सीआरपीसी में बदलाव है। आईपीसी सीआरपीसी मतलब समझो तो आईपीसी में तुम जो अपराध कर रहे हो है वही का वर्णन है ना। आईपीसी में आप जो अपराध करे हो आईपीसी किस सेक्शन में है वो लिखा है, और आईपीसी में जो अपराध आपने किया है उसका दंड सीआरपीसी के तहत दिया जाता है। फिर सीआरपीसी दंड का प्रावधान बताती है ये दंड क्या दिया जाए। हाँ, दंड क्या दिया जाए। तो हम 67 बोल रहे हैं, ओ सुनाई पड़ रहा 76, या तो 76 से कोनो नंबर हो तुम्हारा, ऐसा है का। ठीक, इसका प्रथम बार प्रयोग कब किया गया था? 1967 में। कहा किया गया था? लंदन में। कहा किया गया था? लंदन में। तो राइट कर लीजिए, राइट कर लीजिए, लंदन। बारकेल बैंक थी, बारकेल बैंक, और बारकेल बैंक कहां थी? लंदन में। कहां थी? लंदन। इसके आविष्कारक कौन थे? आविष्कारक कौन थे? लिखिए, जॉन सैफाई, जॉन, ये आविष्कारक हैं। अर्थात इसकी आविष्कार क्यों किया गया है? मतलब जैसे आप कहीं जाएं और आपको लाइन में, पंक्ति में, कतार में लगे रहो 2 घंटे 3 घंटे फिर भी काम ना हो, तो उन्होंने, जो जैन सफाई हैं, ऐसे उनका कुछ गतिविधियों का सामना करना पड़ा, फिर उन्होंने क्या किया? एटीएम का आविष्कार किया ना। जॉन सैफाई व डेला रुई, जॉन सैफाई व डेला रुई ना, ये आविष्कारक हैं किसके? एटीएम के। फुल फॉर्म ऑटोमेटेड टेलर मशीन। पहली बार प्रयोग 1967। कहां पर? बारकेल बैंक, लंदन ना। और अगर ऑटोमेटेड ट्रेलर मशीन नहीं है तब इसका विस्तारित रूप क्या होगा? एनी टाइम मनी। ठीक, और एक चीज ये भी समझो, अगर आपके अकाउंट में पैसा नहीं तो फिर नहीं निकलेगा। नहीं समझो कि एनी टाइम मशीन, एनी टाइम मनी ना। आपके अकाउंट में पैसा होना चाहिए, अनिवार्य है। ठीक, प्रथम ग्राहक कौन थे? कौन? यही रहे होंगे। अच्छा, एक चीज तुम बताओ, देखो हम हर एग्जांपल शादी से रिलेटेड देते। जैसे मान लो अगर तुम्हारा शादी, तुम्हारी शादी में फल है का, पहले बार तुम्हें फिर वो फल, शुरुआत तुम्हें काहे अंतर नहीं। हाँ, तो वह तुम कहा चाह रहे हैं ना, वही तो हम भी कहना चाह रहे हैं। ठीक, राइट करिए, लिखिए कॉमेडियन, कॉमेडियन रेगियन वार्ग या वर्गे। ठीक, राइट करिए, कॉमेडियन रेगियन वार्ग या वर्ने। इसका क्या किया था? पहली बार इसका उपयोग किया था, और इसका जो आविष्कार किया था जॉन सैफाई व डेला रुई ने किया था। पहली बार प्रयोग कब किया गया था? 1967 में। कहां किया गया था? बारकेल बैंक, लंदन में। कहां किया गया था? कहां पर? कॉमेडियन रेगियन वारेग या वर्ने। फिलहाल ये क्वेश्चन पूछा ना जाए, फिलहाल ये क्वेश्चन पूछा ना जाइए। देखो, कई तरीके के एटीएम आते हैं। एक हुआ तो व्हाइट, एक हुआ तो ब्राउन। वह हमका तुमका डीपली नहीं पड़ेगा, एक काम तुम्हें स्किप किया जा रहा है ना। मतलब एक होता है वाणिज्य या गैर संचालित बैंक, संचालित बैंक, वही काम का तुमका पढ़ने की जरूरत नहीं। आगे बात करते हैं भारत में। भारत में पहली बार प्रयोग कब किया गया था? देखिए, भारत में पहली बार प्रयोग 1987, 1987 में। भारत में पहली बार प्रयोग कब किया गया था? 1987 में भारत में, और विश्व में 1967, और भारत में 1987 में। 1987 में HSBC बैंक द्वारा इसका निर्माण, संचालन किया गया था ना।
HSBC बैंक द्वारा इसका क्या किया गया था, संचालन किया गया था। एक मिनी हुआ था, एक ब्राउन हुआ था, एक व्हाइट हुआ था, कई तरह के एटीएम हुआ थे, उसको हमको तुमको नहीं पढ़ना, बस इतनी जानकारी रखो कि भारत में प्रयोग 1987 में हुआ ना, और विश्व में प्रथम बार प्रयोग 1967 में हुआ। हो गया, ठीक। आगे राइट करते हैं, एटीएम हो गया ना, ठीक। अगला डालिए भीम ऐप। भीम ऐप जो हमने कहा था, हाँ, भीम ऐप। भीम ऐप ना, ठीक। भीम ऐप, इसका मतलब क्या होगा, हाँ लिखा रहता है ना, ठीक। तो राइट करते हैं, लिखिए भारत इंटरफेस फॉर मनी ना, भारत इंटरफेस फॉर मनी, भारत इंटरफेस फॉर मनी। इसका शुभारंभ कब किया गया है, 2016 में। कब किया गया था, 2016 में। और इसका नाम क्या है, भारत इंटरफेस फॉर मनी ना, ठीक। संचालक कौन है इसके, किसके द्वारा इसका संचालन किया गया था, किसके द्वारा इसका संचालन किया गया था, फॉर मनी, फॉर मनी। लिखिए भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम, भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम, भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम द्वारा इसका क्या किया गया था, संचालन किया गया था। और इसकी स्थापना कब होती है, स्थापना मतलब शुभारंभ ना, चूंकि ये कोई कंपनी तो थी नहीं, एक ऐप है ना, तो इसका शुभारंभ कब किया गया, 2016 में। और इस समय इसका शुभारंभ किसने किया था, आपके यशस्वी प्रधानमंत्री कौन थे, कौन है, हाँ। हो गया, अगली हेडिंग डालो पेटीएम। अगली हेडिंग क्या है, पेटीएम, हाँ पेटीएम करो, शाबाश। हाँ पेटीएम, इसका फुल फॉर्म क्या होगा, इसका फुल फॉर्म क्या होगा, देखिए पे का मतलब पे हुआ, टी का मतलब थ्रो हुआ, एम का मतलब मोबाइल हुआ, हाँ पे थ्रो मोबाइल। पे का मतलब पे, टी का मतलब थ्रो, एम फॉर मोबाइल, पे थ्रो मोबाइल लिख लीजिए, लिखिएगा। पे थ्रो मोबाइल ना, पे थ्रो मोबाइल, ठीक। इसका शुभारंभ कब किया गया, इसका शुभारंभ कब किया गया, हाँ 2017 में। कब किया गया, 2017 में। और इसके संस्थापक पूछ लिए जाते हैं, संस्थापक, इसके संस्थापक विजय शेखर हैं। संस्थापक कौन है, हाँ सर हो सकते हैं, अब इतना कंफर्म नहीं ना, विजय शेखर। और शुभारंभ इसका कब किया गया था, 2017 में। कब किया गया, 2017 में। ठीक, पेटीएम हो गया ना, राइट हो गया, ठीक। अगली हेडिंग डालो ग्रीन चैनल अकाउंट। ग्रीन चैनल अकाउंट, किसी का खाता एसबीआई में है, हाँ अमित का, ठीक। अकाउंट, ग्रीन चैनल अकाउंट, अकाउंट हुआ कि अकाउंट हुआ, में अकाउंट होता है,
ठीक, ग्रीन चैनल अकाउंट। देखिए ये कौन सी योजना थी, ये एसबीआई द्वारा चलाई गई एक ऐसी योजना थी कि आप बगैर कागज का उपयोग किए लेन देन कर सकते हैं। बात समझे, ग्रीन चैनल अकाउंट का मतलब जाहिर सी बात, जब ग्रीन से है तो पर्यावरण से संबंधित रही, और कागज किससे बनते हैं, पेड़ पौधों से, तो इसीलिए इसका नाम क्या रखा गया, ग्रीन चैनल अकाउंट। अर्थात एसबीआई द्वारा ये चलाया गया था और इसका उद्देश्य क्या था, बगैर कागज का उपयोग किए आप लेन देन कर सकते हैं। राइट कर लीजिए, लिख लीजिए। 2010 में एसबीआई द्वारा शुरू किया गया था। 2010 में किसके द्वारा शुरू किया गया था, एसबीआई द्वारा शुरू किया गया था। और किस लिए किया गया था कि अर्थात पर्यावरण सुरक्षित रहे ना, कागज का उपयोग कम हो, तो जब कागज का उपयोग कम होगा तो जाहिर सी बात पेड़ पौधे का कटान भी कम होगा ना। हेडिंग डालिए ऑक्सीजन वॉलेट। चलिए इसको छोड़ो, जरूरी नहीं, ऑक्सीजन वॉलेट मारो, बोलिए ऑक्सीजन वॉलेट, कोई मतलब नहीं। हाँ, ऑक्सीजन वॉलेट एक छोड़ो। हो गया, और डीपली पढ़ाया जाए कि है? और चला जाए आगे। हेडिंग डालिए कैशलेस उपनगर। कैशलेस उपनगर, कैशलेस उपनगर। कैश का मतलब क्या होता है, और लेस का मतलब, कैशलेस उपनगर, कैशलेस टाउनशिप लिख लियो इंग्लिश में भाई साहब। हाँ, देखिए कैशलेस उपनगर ना, कैशलेस उपनगर का मतलब जानते हो क्या हुआ, अर्थात उस उपनगर में, उस नगर में कैश बिल्कुल भी नहीं रहेगा। कैश बिल्कुल मतलब लेन देन आप पैसे से नहीं, आप मोबाइल के थ्रू, ऐप के थ्रू करेंगे, उसी का मतलब हुआ कैशलेस। जाहिर सी बात है, कागज में तो काफी चीजें हैं। कागज में तो उत्तर प्रदेश खुले से शौच मुक्त है, कागज में तो भारत की सड़कें गड्ढे मुक्त हैं ना, कागज में तो गरीबी भी ज्यादा नहीं है, कागज में तो बेरोजगारी भी ज्यादा नहीं है। तो हो सकता है, अब क्या सही है क्या नहीं सही, फिलहाल हमको तुमको एग्जाम में आएगा तो मानना पड़ेगा ना। तो राइट करिए 2017 को, इसकी शुरुआत कब की गई थी, 2017 को। अर्थात कैशलेस के लिए शुरुआत कब की गई थी, 2017 में। जो 2017 में प्रधानमंत्री कौन है, हाँ मोदी ना, नागपुर में नरेंद्र मोदी द्वारा, नागपुर में नरेंद्र मोदी द्वारा कैशलेस जो स्कीम चलाई गई थी, इसका शुभारंभ किया गया था। और इनका जो उद्देश्य था ना, पहली बार जब चलाया गया था, जब इसका शुभारंभ किया गया था, तो 12 राज्यों के 21 नगरों, सॉरी 81 नगरों को कैशलेस करना था। कितने नगरों को, 81। देखिए प्रथम कैशलेस नगर, प्रथम कैशलेस नगर कौन है या उपनगर कौन है, भरूच। भरूच कहां है, गुजरात में। राइट कर लीजिए इसको। हो गया, अगली हेडिंग डालिए नचिकेत मोर समिट। नचिकेत मोर समिति, अरे एक समिति है, अब किसी ना किसी चीज की सिफारिश करेगी। समिति क्या करती थी, सिफारिश करती, तो किसी ना किसी चीज की सिफारिश करेंगे ना। तुम लोग गए होंगे तो देखो, सबसे पहले अगर किसी कंपनी ने, जो हमारे ये टेलीकॉम कंपनियां हैं, इसमें भी देखो बैंक की सुविधाएं दी ना,
तो सबसे पहले कौन सी टेलीकॉम कंपनी ने दिया था? कौन सी टेलीकॉम कंपनी ने दिया था? प्रथम पेमेंट बैंक कौन सी है? एयरटेल। चलता ना? तो राइट करिए। नचिकेत मौर्य समिति ना, लिखिए स्थापना 2013 में। इसकी स्थापना कब होती है? 2013 में। कब होती है? 2013 में। और इनका जो इस समिति ने सिफारिश क्यों, क्या मतलब किस चीज के लिए किया था? तो लिखिए पेमेंट बैंक के सृजन से संबंधित, पेमेंट ना, पेमेंट बैंक के सृजन से संबंधित, अर्थात पेमेंट बैंक बनाए जाए, पेमेंट बैंक से के सृजन से संबंधित। और लिख लीजिए प्रथम पेमेंट बैंक एयरटेल। प्रथम पेमेंट बैंक कौन सी है? एयरटेल। कौन सी है? एयरटेल। कब? 2017 में ना? ये समिति की स्थापना 2013 में हुई थी। इस समिति ने सिफारिश किया कि पेमेंट बैंक के सृजन से संबंधित इसने बातें अपनी बताई, और इसी के आधार पर पहली पेमेंट बैंक एयरटेल को बनाया गया। और कब बनाया गया? 2017। कब बनाया गया? 2017। ठीक। अगली हेडिंग डालो, दीपक मोहंती समिति। दीपक मोहंती समिति। देखो कुछ चीजें अच्छी नहीं लगती लेकिन परख परत है, कुछ चीजें अच्छी नहीं लगती लेकिन करक परत ना। कौन सी समिति हमने बताया? दीपक मोहंती समिति। दीपक मोहंती समिति का तात्पर्य किससे है? दीपक मोहंती समिति, देखिए इसने क्या किया था, ये इस समिति का आशय महिलाओं के खाता खोलने से संबंधित है। किससे संबंधित है? महिलाओं के खाता खोलने से संबंधित, अर्थात महिलाओं को खाता खोलने के लिए इन्होंने बढ़ावा दिया था। तो लिखिए महिलाओं के खाता खोलने से संबंधित। महिलाओं के खाता खोलने से संबंधित। और ये जो समिति थी 2015 में मतलब इसकी स्थापना की गई थी, ये बनी थी। राइट कर लीजिए 2015 में। हेडिंग डालिए, बस आज खत्म बैंक। फिलहाल है तो बहुत बैंक करना हम खत्म, अभी तो हम तुम इनका विलय पढ़े नहीं गा। अरे आईएएस के एग्जाम ना दे हो माना जाता है, ज्यादा डीप की होगा। चलो अच्छा कोशिश करें, कांट छाट के पेश करते हैं तुम्हारे लोगों के सामने। लिखिए बैंकिंग क्षेत्र में सुधार हेतु, बैंकिंग क्षेत्र में सुधार हेतु गठित समिति। नहीं लिख लियो, याद नहीं करे। बैंकिंग क्षेत्र में सुधार हेतु गठित समितियां कौन सी थी? आता है गोईपोरिया समिति का संबंध किससे है? गोईपोरिया समिति का संबंध किससे है? तो लिखिए ग्राहक सेवा में सुधार हेतु। ग्राहक सेवा में सुधार हेतु, अर्थात ग्राहकों के सेवा में सुधार के लिए एक समिति बनी थी और उसने अपनी रिपोर्ट जब प्रस्तुत की तो जो समिति का नाम था क्या था? गोईपोरिया समिति। और इसने क्या बताया कि ग्राहक सेवा में क्या हो? ग्राहक सेवा में क्या हो? सुधार हो। ग्राहक सेवा में क्या हो? सुधार। ग्राहक सेवा में सुधार कैसे हो सकता है?
अगली राइट करिए, घोष समिति, हिंदी में पढ़ा होगा, पो। लिखिए, बैंकों में भ्रष्टाचार व जालसाजी रोकने हेतु, बैंकों में भ्रष्टाचार व जालसाजी रोकने हेतु, अर्थात बैंकों में जो भ्रष्टाचार होता है और बैंकों में जो धोखाधड़ी होती ना, बैंकों में जो भ्रष्टाचार और जो धोखाधड़ी होती है उसको रोकने के लिए किस समिति ने अपनी सिफारिश प्रस्तुत की? घोष समिति ने। किसने? घोष समिति ने। इसका वर्ष लिखाना तो जरूरी नहीं है, नहीं याद करना पड़ेगा। ठीक, देखिए नायक समिति, हाँ ठीक, नायक समिति ना। अगले राइट करिए, नायक समिति। लिखिए, लघु व मध्यम उद्योगों, लघु व मध्यम उद्योगों को ऋण उपलब्ध कराने हेतु, अर्थात लोगों को उद्योगों के लिए ऋण उपलब्ध कराने के लिए किस समिति ने सिफारिश किया था? नायक समिति ने। किसने? नायक समिति ने। अगली लिखिए, आर के गुप्ता समिति। कौन सी समिति? आर के गुप्ता समिति। आर के गुप्ता समिति ने क्या सिफारिश किया था? इन्होंने बताया जो कृषि है ना, कृषि के लिए जो ऋण मिलता है ना उसमें सुधार किया जाए, कृषि के लिए ऋण प्रणाली में सुधार, कृषि के लिए ऋण प्रणाली में सुधार, अर्थात जो कृषि में ऋण मिलता है उसका जो सिस्टम है उसको थोड़ा बहुत और सुधार की जरूरत है ना। अगला लिखिए, लिखिए तारापोर समिति। तारापोर समिति, तारापोर समिति क्या किया था? तारापोर समिति ने क्या बताया था? विनिमय क्या होता है? विनिमय क्या होता है? विनिमय, ठीक, तारापोर राइट करिए। नहीं नहीं सही, अच्छा 9-10 में पढ़ा होगा ना, वस्तु विनिमय प्रणाली नहीं पढ़ो, ठीक कर दी करो। कि विदेशी विनिमय में रुपयों की विदेशी विनिमय में रुपयों की पूंजी खाता परिवर्तनीयता, परिवर्तनीयता कैसे लिखा जाए? कैसे लिखा जाए? परिवर्तन हेतु लिख लियो ना, सबसे लिख लियो परिवर्तन हेतु, परिवर्तन हेतु। फिर लिखिए डी सुब्बा राव समिति। कौन सी समिति? डी सुब्बा राव समिति। डी सुब्बा राव समिति ने क्या किया था? लिखिए मौद्रिक नीति पर, मौद्रिक नीति पर तकनीकी सलाह हेतु, मौद्रिक नीति पर तकनीकी सलाह हेतु। अगले लिखिए रेड्डी समिति। कौन सी समिति? रेड्डी समिति। रेड्डी समिति ने क्या सिफारिश किया था? अच्छा बैठ करो। रेड्डी समिति ने क्या सिफारिश किया था बताइए? लिखिए छोटी बचतों से, इसमें बताना क्या किस वाले में?
विदेशी विनिमय से रुपयों की पूंजी खाता परिवर्तन हेतु लिखे थे क्या इसको? हाँ, पूंजी खाता परिवर्तन हेतु लिखिए रेड्डी समित। छोटी बचतों से व्यवस्था हेतु सुधार। छोटी बचतों से व्यवस्था हेतु सुधार। अगली राइट करिए। अगली राइट करिए। हाँ, खन्ना समिति ना, कौन सी? खन्ना समिति। खन्ना समिति ने क्या सिफारिश किया? खन्ना समिति ने क्या सिफारिश किया था? बताओ बताओ भाई। क्या सिफारिश किया? लिखिए गैर निष्पादन अस्थियों लिखिए गैर निष्पादन अस्थियों की रूपरेखा परिवर्तन हेतु। रूपरेखा परिवर्तन हेतु राइट कर लीजिए। हो गया। देखिए अब तुम लोगों को क्या करना है, करंट अफेयर्स की जो बुक है उसमें से जो वर्तमान में बैंकें हैं उनके जो सीईओ एमडी जो भी हैं ना, गैर निष्पादन अस्थियों की रूपरेखा परिवर्तन हेतु, छोटी बचतों से व्यवस्था हेतु सुधार, मौद्रिक नीति पर तकनीकी सलाह हेतु राइट कर लीजिए सब लोग। अगली हेडिंग डालिए। मिटाया जाए इसको? अच्छा पूरा नहीं, 10 मिनट पास हो रहे, 15-10-12 मिनट, थोड़ा धैर्य रखो। हेडिंग डालिए राजकोषीय नीति, ट्रेजरी पॉलिसी, राजकोषीय नीति। राजकोषीय नीति, और इसी राजकोषीय नीति के अंतर्गत हम क्या पढ़ेंगे? राजकोषीय नीति के अंतर्गत क्या पढ़ेंगे? राजकोष, राज मतलब समझते हो ना सब लोग, देश, कोष मतलब खजाना, तो इसी के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे बजट प्रणाली। क्या पढ़ेंगे? बजट। तो अगला हमारा टॉपिक आज से कौन सा शुरू हो रहा है? अच्छा, अरे वीडियो में देख लेना, लिख लेना। किसके लिए? तो उसको आप पढ़ते रहो ना, वो तो चेंज हुआ करते हैं, है बहुत डिटेल। लेकिन फिलहाल आरबीआई से पूछी तुम लोगन का, या फिर जो बैंक लिखा दी गई है पंचवर्षीय योजना वाली, इनका तैयार कर लो। बाकी पूछा तो बहुत जा सकता ना, मैं एक दिन फिर लिखा दे रहे इसका जो है। अबे तो हम तुम पढ़ा नहीं कि गैर अनुसूचित बैंक कौन है, अनुसूचित बैंक कौन है, विलय कब हुआ कौन इनका ना। तो ठीक, तो बजट प्रणाली। बजट क्या होता है? बजट किसे कहते हैं? बजट किसे कहते हैं? बजट किसे कहते हैं बताइए। देखिए हकीकत में अगर देखा जाए, वास्तविकता में देखा जाए, तो संविधान में बजट शब्द का प्रयोग ही नहीं हुआ। तो फिर इसके लिए किसका प्रयोग हुआ? लिखिए एक ऐसी संवैधानिक प्रक्रिया देखिए बजट की परिभाषा क्या है? लिखिए एक ऐसी संवैधानिक प्रक्रिया जिसमें जिसमें क्या होता है, जिसे तुम लोग क्या करते हो, जैसे तुमने कहा मम्मी से कि हमको एक स्कूटी दिला दो,
तो मम्मी कहाँ की हैं? पापा से कहा पड़ी, तो पापा कहेंगे ना भाई हमारा बजट अलाउ नहीं कर रहा। बात समझो नहीं समझो? अर्थात तुम्हारा आय और व्यय, जो आय और व्यय का जो लेखा जोखा है वही तुम्हारा क्या है, बजट। नॉर्मल शब्दों में, हाँ क्या चीज, हाँ नॉर्मल शब्दों में समझने के लिए कि जो तुम्हारे आय है और व्यय है, तुम्हारी कितनी आय है, तुम्हारी व्यय कितनी, भाई जितने रुपए तुम्हारे पापा मम्मी कमा रहे हैं उसका जितना व्यय कर रहे हैं तभी तो बजट उनके पास होगा, तभी तो बजट बनाइए। कहें ठीक है, जैसे मान लो तुम किसी के पैसा उड़ा लियो, तो उसने तुमसे पैसा मांगा, तुम क्या कहो, ये अभी व्यवस्था नहीं ठीक, बजट हम बनाएंगे तो आपको वापस कर देंगे, दे देंगे ना। तो लिखिए, एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें संसाधनों की उपलब्धता का जिसमें संसाधनों की उपलब्धता का अनुमान लगाकर पूर्व निश्चित प्राथमिकताओं हालांकि परिभाषा हमसे तुमसे नहीं पूछेगा, ये परिभाषा लिखा दे रहे हैं, प्राथमिकताओं को पूरा करने का प्रयास किया जाता है। देखिए यहां पर क्या लिखा है, एक ऐसी संवैधानिक प्रक्रिया जिसमें संसाधनों की उपलब्धता का, आपके पास जितने संसाधन हैं जो उपलब्ध हैं उनका अनुमान लगाकर पूर्व निश्चित प्राथमिकताओं, जो भी आप प्राथमिकता पहले की थी अगर वो नहीं पूरा हुई हैं तो उनका पूरा करने का प्रयास करना ही क्या कहलाता है, बजट कहलाता है। क्या कहलाता है, बजट। राइट कर लीजिए। परिभाषा मायने नहीं है, आपको लिखित एग्जाम नहीं देना। हाँ जानकारी हो गया, मिटाया जाए। बजट शब्द कहां से आया, बजट शब्द कहां से आया, ये फ्रांसीसी भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है, फ्रांसीसी भाषा का शब्द है। और फ्रांसीसी भाषा के किस शब्द से आया है, बुजेट शब्द से आया है। बजट शब्द फ्रांसीसी या फ्रेंच भाषा के बुजेट शब्द का रूपांतरण है ना। किस शब्द का रूपांतरण है, बुजेट, जिसका अर्थ जानते हो क्या होता है, जिसका अर्थ होता है चमड़े का थैला। बात समझ में, अर्थात जो बजट शब्द है, बजट शब्द फ्रांसीसी भाषा के बुजेट शब्द का रूपांतरण है और जिसका अर्थ क्या है, चमड़े का थैला। हो गया, तो राइट करना है, बजट शब्द फ्रांसीसी भाषा के बुजेट शब्द से लिया गया है, जिसका अभिप्राय या जिसका तात्पर्य चमड़े के थैले से है ना, चमड़े के थैले से। बजट शब्द का पहली बार प्रयोग कहां पर हुआ था, बजट शब्द का पहली बार प्रयोग कहां हुआ था, फ्रांस में। बजट शब्द का पहली बार प्रयोग कहां पर हुआ था, फ्रांस में। कब हुआ था, 1803 ईस्वी में। कब हुआ था, 1803 ईस्वी में। अच्छा, विश्व का पहला बजट कहां और किसने पेश किया था, विश्व का पहला बजट कहां और किसने पेश किया था, बताइए, विश्व का पहला बजट कहां और किसने पेश किया था। बताइए। एक ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे, कौन थे, ब्रिटिश प्रधानमंत्री, और उनका नाम क्या था, रॉबर्ट वॉलपॉल। क्या नाम था, रॉबर्ट वॉलपॉल। रॉबर्ट
वॉल पॉल ने किया। कब किया था? 1703 ईस्वी में। कब किया था? 1703 में। बात समझ में आई? दोनों में अंतर समझ में आया? यहां पर बजट शब्द का प्रयोग पहली बार किया था और यहां पर इन्होंने पहली बार बजट पेश किया था। तो विश्व का पहला बजट किसने पेश किया था? रॉबर्ट वालपॉल। कब किया था? 1703 ईस्वी में। ये कहां के थे? ब्रिटिश प्रधानमंत्री के। तो अच्छा क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि फादर ऑफ बजट कौन है? फादर ऑफ बजट कौन है? रॉबर्ट वालपॉल। क्योंकि विश्व में पहली बार बजट किसके द्वारा पेश किया गया था? रॉबर्ट वालपॉल के द्वारा। किसके द्वारा? रॉबर्ट वालपॉल के द्वारा पेश किया गया था ना। लिख लीजिए, इन्हें फादर ऑफ बजट कहते हैं। इन्हें फादर ऑफ बजट कहते हैं। किसको? रॉबर्ट वालपॉल को। और रॉबर्ट वालपॉल ने क्या किया था? विश्व में पहली बार क्या किया था? बजट पेश किया था। क्या किया था? बजट पेश किया था। हो गया। आगे हम बात करते हैं, भारत का पहला बजट किसने पेश किया था? ठीक, किसने पेश किया था? भारत का पहला बजट किसने पेश किया? लिखा दिया जाए। लिखिए, देखिए, भारत का पहला बजट फरवरी 1860 में। कब भारत की बात हो रही है? लिखिए, फरवरी 1860 में लॉर्ड कैनिंग के समय ना जेम्स विलियन द्वारा पास किया गया था। किसके द्वारा? जेम्स विलियन द्वारा। हो गया। भारत में पहली बार बजट किसके द्वारा पेश किया गया था? लॉर्ड कैनिंग के शासन काल में जेम्स विलियन द्वारा ना। ठीक। अच्छा, कहा जाए भारतीय बजट प्रणाली के जनक कौन है? जेम्स विलियन ना। और अगर देखिए, वो निर्भर करेगा ऑप्शन पे ना, क्योंकि बजट के जो जनक हैं वो रॉबर्ट वालपॉल भी हैं, क्योंकि ये 1703 ईस्वी में विश्व में पहली बार पेश किए ना। और इन्होंने 1860 ईस्वी में भारत के अंदर, चूंकि भारत क्या अभी आजाद हुआ? भारत आजाद हुआ? नहीं आजाद हुआ ना। तो जाहिर सी बात है कि उन्हीं के शासनकाल में कोई अंग्रेज द्वारा पेश किया गया होगा ना। तो पहली बार भारत में किसने पेश किया था बजट? लॉर्ड कैनिंग के समय में जेम्स विलियन द्वारा। कब? 1860 ईस्वी में। लिख लीजिए, इन्हें भारतीय बजट प्रणाली का जनक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भारतीय बजट प्रणाली का जनक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बस 3-4 पॉइंट और राइट करने। अभी कितना 4-6 लाइन लिखे हुई हो सब लोग ना? ज्यादा हो गया? हाँ, तो रॉबर्ट वालपॉल और जेम्स विलियन भारत के हैं और रॉबर्ट वालपॉल विश्व के हैं। वो 1703 ईस्वी में है, ये 1860 ईस्वी में। बजट शब्द बुजेट का रूपांतरण है, जिसका क्या अर्थ होता है? चमड़े का थैला ना। सबसे पहली बार प्रयोग कब किया गया था? 1803 ईस्वी में ना। अगला पॉइंट ऐड करिए, यहां पर क्या भारत आजाद हुआ है? देखिए, स्वतंत्र भारत का पहला बजट स्वतंत्र भारत का पहला बजट कौन पास करेगा? देखिए, स्वतंत्र भारत का पहला बजट भारत कब आजाद होता है? लिखिए, 26 नवंबर 1947 को। भाई साहब, यहाँ आजादी की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर स्वतंत्र भारत के बाद बजट कब पेश किया गया, नेक्स्ट डेट कौन है? 15 अगस्त का है, नहीं लिखा। 26 नवंबर 1947 को आर के खड़मुख सेठी, आर के खड़मुख, कहीं कहीं सेठी लिखा रहता है, कहीं कहीं
अरे भाई साहब, खड़मुख पढ़ लियो इसका, ना पढ़ा जाए, अरे कुछ पढ़ लियो, याद कर लियो खाली। कौन कौन सेट्टी लिखा रहता है, कहीं कहीं चट्टी लिखा रहता है, चट्टी चट्टी। देखिए दो चीजें हो गई, तीन चीजें। विश्व का पहला बजट जेम्स वाल पॉल, भारत का पहला बजट हाँ जेम्स विलियन, स्वतंत्र भारत का पहला बजट आरमुख आर के खड़मुख सेट्टी ना। ठीक, अब लिखिए गणतंत्र भारत का पहला बजट। गणतंत्र भारत का पहला बजट 1950 में। कब? 1950 ईस्वी में। कौन पास करता है? ये तुम लोग संविधान में भी पढ़े होंगे। कब? कम नहीं, जॉन माथाई। अरे मथाई, ठीक, जॉन मथाई ने पेश किया था ना, वित्त मंत्री थे। हाँ, तो तत्कालीन वित्त मंत्री जॉन मथाई के द्वारा गणतंत्र भारत का पहला बजट पेश किया गया। हो गया। और थोड़ी बहुत चर्चा हो जाए। अच्छा, इतनी बात समझ में आई। जेम्स वालपॉल, जेम्स विलियन, आर के खड़मुख या फिर जॉन माथाई, तीनों में अंतर है। ये भारत के पहले बजट, ये स्वतंत्र भारत के, हाँ वो भी इंपॉर्टेंट है, विश्व का ना, और ये गणतंत्र भारत का पहला बजट। हो गया, मिटाया जाए। बस 2 मिनट और बचा। ठीक, देखिए हमने बताया कि बजट का मतलब क्या होता है। बजट का मतलब होता है वार्षिक वित्तीय विवरण। बजट का मतलब क्या होता है? देखिए बजट शब्द कहीं नहीं है। बजट के लिए एक शब्द हम लोग हमारे संविधान में इस्तेमाल किया जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं? वार्षिक वित्तीय विवरण। जिसे क्या कहा जाता है? वार्षिक वित्तीय विवरण। और वार्षिक वित्तीय विवरण 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? कौन कौन? बस यहीं से समाप्त है। हमने बताया बजट शब्द कहीं नहीं इस्तेमाल। बजट के लिए हम लोगों ने क्या शब्द इस्तेमाल किया? वार्षिक वित्तीय विवरण। और वार्षिक वित्तीय विवरण कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार। कौन कौन सा प्रकार बताइए? एक होता है पिछले साल का वार्षिक वित्तीय विवरण, पिछले साल वार्षिक वित्तीय विवरण। और एक आने वाले वर्ष का ना, आने वाले हाँ वर्ष का वित्तीय विवरण। ठीक, आने वाले वर्ष का वित्तीय विवरण। देखिए जैसे यहां पर बात किस सन की होगी? जैसे 2022 और 2023 ना भाई साहब, पिछले साल का। आने वाले में किसकी हो जाएगी? 2023 2024। हालांकि चूंकि अभी ये 23 वाला चल रहा है ना, 24 अब मार्च तक चलेगा ना, ये 31 मार्च तक। उसके बाद से वो 24 रिन्यू होगा, 24-25 जाएगा ना। तो पिछले साल का वार्षिक वित्तीय विवरण और आने वाले वर्ष का मतलब वार्षिक, आने वाले वर्ष का वार्षिक वित्तीय विवरण। यहां वार्षिक लिख लेना, वार्षिक वित्तीय विवरण ना, राइट करिए। एक चीज सुनो, यहां से क्वेश्चन पूछे गए हैं आपने। सुनो, इसका मतलब क्या हुआ, इधर समझो मुखिया भाषा में। इसका मतलब यह हुआ आपने कौन कौन से कांड कर डाले?
किसका मतलब? और कांड करने वाले। हाँ, और इसका मतलब क्या हुआ? आप कौन कौन से कांड करने वाले हैं। बात समझ में आई नहीं? समझ, आप जो कर चुके हैं वो पिछले साल हुआ, आप जो करेंगे वो आने वाले साल का है। बात समझ में आई? अब देखिए, इसको हम आर्थिक सर्वेक्षण के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन यहां से पूछे जाने के पूरे पूरे चांस हैं। इसका जो पिछले साल का वार्षिक विवरण है उसका जो लेखा जोखा है वो क्या कहलाएगा? आर्थिक सर्वेक्षण। क्या कहलाएगा? आर्थिक सर्वेक्षण। अर्थात जो पिछला साल बीत चुका है उसका पूरा लेखा जोखा वार्षिक वित्तीय विवरण क्या कहलाता है? आर्थिक सर्वेक्षण। क्या कहलाता है? आर्थिक सर्वेक्षण। और आर्थिक सर्वेक्षण क्या होता है? ये एक रिपोर्ट होती है। ये क्या है? एक पढ़ा होगा ना, आर्थिक सर्वेक्षण के मुताबिक, के सर्वे के अनुसार। पढ़ो ना ऐसा? नहीं पढ़ो? ठीक। ये एक रिपोर्ट होती है। ये किसके द्वारा जारी की जाती है? किसके द्वारा जारी? बस बस किसके द्वारा जारी की जाती है? 2 मिनट का। किसके द्वारा? देखो, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर। किसके द्वारा जारी की जाती है? डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर। किसके द्वारा जारी किया जाता है? आर्थिक सर्वेक्षण एक रिपोर्ट है और ये किसके द्वारा जारी किया जाता है? डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर। किसके द्वारा जारी किया जाता है? डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर। तैयार करता है, लिख लेना। अर्थात आर्थिक सर्वेक्षण की रिपोर्ट कौन तैयार करता है? डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर तैयार करता है। राइट करिए। और डिपार्ट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर। अफेयर का मतलब क्या हुआ? हम सुने ना बहुत गांव में। अच्छा, वह अफेयर है। तो यहाँ कौन लड़का लड़की का अफेयर चलेगा? अच्छा अच्छा, अफेयर का हिंदी क्या कहा था? लिखिए, जो वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आता है। ये किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? अफेयर का मतलब होता मामला। ठीक। जो किसके अंतर्गत आता है? वित्त मंत्रालय के अंतर्गत। अरे ठीक ठीक। फिर से यहां समझो, क्वेश्चन यहीं से पूछे जाते हैं भैया। जो पिछले साल का लेखा जोखा है, पिछले साल का लेखा जोखा जो है उसकी एक रिपोर्ट आती है और जो रिपोर्ट बनती है उसको क्या कहते हैं? आर्थिक सर्वेक्षण। और आर्थिक सर्वेक्षण तैयार कौन करता है? डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर। और डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आता है। किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आता है। बजट तो इधर हम लोग पढ़ेंगे, ये बजट नहीं पढ़ रहे हैं। ये आप कौन से कांड कर चुके हैं? हाँ, उनको हम पढ़ रहे हैं ना। हाँ ठीक, 2 लाइन और बचे हैं। ठीक। और वित्त मंत्रालय जो होता है ना, इसका जो सर्वोच्च होता है वो कौन होता है? वित्त मंत्रालय का सर्वोच्च कौन होता है? चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर। कौन होता है? चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर, अर्थात मुख्य आर्थिक सलाहकार। इसका प्रमुख कौन होता है? मुख्य आर्थिक सलाहकार। CEA। अर्थात वित्त मंत्रालय का प्रमुख कौन होता है? वित्त मंत्रालय का प्रमुख वित्त मंत्री नहीं होता। वित्त मंत्रालय का क्या होता है? चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर ना, अर्थात मुख्य आर्थिक सलाहकार। मुख्य आर्थिक सलाहकार ये क्या होता है? वित्त मंत्रालय का सर्वोच्च होता है। वित्त मंत्रालय का सर्वोच्च होता। ठीक। और वर्तमान समय में है कौन? लिखिए, वर्तमान समय में डॉक्टर वी अनंत नागेश्वर। डॉक्टर वी अनंत नागेश्वर। अर्थात इस समय CEA कौन है? कौन है? हाँ। आर्थिक सर्वेक्षण पास कहां किया जाता है? आर्थिक सर्वेक्षण पास कहां किया जाता है? आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत कहां किया जाता है? आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत कहां किया जाता है? संसद में।
कहां प्रस्तुत किया जाता है? संसद में प्रस्तुत किया जाता है। प्रस्तुत कौन करेगा? वित्त मंत्री। प्रस्तुत कौन करेगा? वित्त मंत्री। प्रस्तुत कौन करेगा? वित्त मंत्री। और कब करेगा? कब करेगा? बजट प्रस्तुत होने से एक दिन पहले। एक बार इसको फिर से समझते हैं, क्योंकि काफी पॉइंट हुई गए। फिर से समझाया जाए। एक बार इधर सब लोग ध्यान समझ लो। देखिए, हमने बताया वार्षिक वित्तीय विवरण दो प्रकार का होता है। एक जो पिछले साल का लेखा जोखा है, जो पिछले साल का लेखा जोखा उसको हम क्या कहते हैं? आर्थिक सर्वेक्षण। आर्थिक सर्वेक्षण एक प्रकार की क्या है? रिपोर्ट है। क्या है? रिपोर्ट है, जिसको जारी कौन करता है? डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर। इस रिपोर्ट को कौन तैयार करता है? डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर। और ये किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? वित्त मंत्रालय। और वित्त मंत्रालय का सर्वोच्च कौन होता है? सीईए। कौन होता है? सीईए, अर्थात मुख्य आर्थिक सलाहकार। और वर्तमान समय में मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है? डॉक्टर वी अनंत नागेश्वर। एक चीज और समझो, आर्थिक सर्वेक्षण कहां प्रस्तुत किया जाता है? संसद में। कहां प्रस्तुत किया जाता है? प्रस्तुत कौन करेगा? वित्त मंत्री। कौन करेगा? लेकिन इसको बनाता कौन है? डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर। किसके निगरानी में? वित्त मंत्रालय। और वित्त मंत्रालय का सचिव कौन होता है? मुख्य आर्थिक सलाहकार। और ये कब प्रस्तुत किया जाता है? बजट प्रस्तुत होने से एक दिन पहले, या इसी को कह सकते हो 31 जनवरी। क्या कह सकते हो? 31 जनवरी। हो गया। और बस, कैसी लगी क्लास? आप लोग कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। क्लास को अधिक से अधिक लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।